राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो जैसा कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 में लगी हम लोग रचनाएं देख रहे थे, नए पैटर्न में जो कुछ रचनाएं ऐड की गई हैं, तो उनमें से हमने 2 रचनाएं देख ली है। एक अपराजिता देखा है, 2 नहीं 3 रचनाएं देख ली है। एक अपराजिता है और एक आपका दादी की घड़ी है मालती जोशी का, और एक मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल का, जो अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मिला होगा। तो ये हमारी चौथी क्लास है रचनाओं पे। यदि आपने सभी पीछे की क्लास न देखी हो तो प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, और प्लेलिस्ट कमेंट में पिन भी कर दिया है। और मध्य प्रदेश वर्ग 2 MP वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट भी है, तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। हम लोग सारी रचनाएं अध्ययन करेंगे जो भी इसमें लगी हुई हैं, फिर उसके बाद यहाँ से प्रश्न भी हम देखेंगे। तो पहले मैं चाह रही हूँ पहले रचनाएं पढ़ा तो लें, तब ना प्रश्न करने में अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अब एक बार आप प्रश्न पढ़े रहेंगे रचनाओं को, छोटी छोटी रचनाएं हैं। आप सोचेंगे नहीं बिना पढ़े हम केवल कोई 2-4 प्रश्न हल करवा दे, पेपर देने चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप पढ़े हैं तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा। आपको कुछ चीज़ें नहीं याद है तो भी आप सही कर लेंगे, आपके माइंड में आएगा अरे पढ़े तो थे। कुछ विषय वस्तु पूछ लेगा तो आपको आइडिया रहेगा, अच्छा इसमें ये स्टोरी थी। छोटी छोटी रचनाएं हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले रचनाएं पढ़ा रही हूँ सभी। ठीक, ये व्यर्थ नहीं समझ आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तब आप लोगों के सामने पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद प्रश्न किया जाएगा, तो पेपर से पहले हम लोग प्रश्न भी कर लेंगे, रचनाएं भी देख लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, क्लास को खूब शेयर करें। पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें, लाइव क्लास पे जुड़ा करें। 12 बजे दोपहर होता है, रात्रि 8 बजे मेरी ही क्लास होती है, 10 बजे होती है, तो आप सभी को लाइव क्लास में भी जुड़ना है। तो चलिए हम देखते हैं, ये तो कुछ हो गया जानकारियाँ थी। आज हम देखेंगे इकाई 18 में ये रचना लगी है यशपाल की, लखनवी अंदाज। तो हम लोग आज उसी को देखेंगे। तो यशपाल को चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये यशपाल का चेहरा तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने BA किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु 1976 में हुई। तो जन्म इनका 1903 में, निधन 1976 में। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो ये यशपाल का क्या हो गया, परिचय हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है। दिया है यहाँ पे कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पे कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृतियों को देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लखनवी अंदाज।
तो शुरू किया जाए। तैयार हैं आप सभी? दिया है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना ही था, भीड़ से बच के एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो सेकंड क्लास का इन्होंने टिकट लिया। खिड़की के पास बैठेंगे, आराम से बैठेंगे और कुछ प्राकृतिक दृश्य देखेंगे, कुछ सोचेंगे कहानियों के बारे में। तो सबकी पसंदीदा जगह होती है ट्रेन में खिड़की। तो यही सोचे थे यशपाल भी। फिर लिखते हैं, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ के जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पे लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पे रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने बर्थ पे बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देख के स्थिति पे गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? तो नवाब साहब यशपाल को भी पूछते हैं। यशपाल जब उस डिब्बे में जाते हैं, दूसरे सेकंड क्लास का ही डिब्बा रहता है, तो खाली डिब्बा देखते हैं तो उसमें ये चढ़ते हैं, पर उतना खाली भी नहीं था। उसमें एक इनको सफ़ेद पोश लखनऊ का सज्जन मिलते हैं, नवाब मिलते हैं जो बैठे रहते हैं। सामने खीरा काट के रखा गया रहता है। तो कुछ देर तो वो बोलते नहीं हैं, यशपाल भी उनसे, लेखक भी उनसे नहीं बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये कहते हैं लेखक से कि नवाब साहब संबोधित करते हैं इनको, कहते हैं आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा आप भी लेंगे? तो लेखक को नवाब साहब का ये जो सहसा भाव परिवर्तन हुआ अच्छा नहीं लगा। भाप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ के सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिया से पोंछ लिया। तो सीट के नीचे लोटा था, लोटा से उठाते हैं और खीरों को क्या करते हैं, खिड़की से बाहर धोते हैं। फिर उसके बाद खीरों को तौलियों से पोंछते हैं। फिर जेब से चाकू निकाला,
दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील के फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो रहीम की एक पंक्ति याद आ गई खीरा देख के, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए। तो यही काम कर रहे थे लखनऊ के नवाब साहब। लखनऊ स्टेशन पे खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पे जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देख के सोच रहे थे, मियां रईस तो बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पे उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पानियाती फांके देख के पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन अब एक बार तो इनकार कर दिए थे कि नहीं लेंगे, तो अब दोबारा फिर शर्म तो आती है। तो लेखक को भी शर्म आ रहा था। फिर इन्होंने सोचा कि आत्मसम्मान निभाना ही उचित है। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठा के होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पल के मूंद गई। तो ये तो ठीक है लेकिन ये लेखक कितना ध्यान दिया है, वो खीरा कैसे खा रहे हैं, कब मुंह में डाल रहे हैं, कब उनके मुंह में पानी आ रहा है, ये सब लेखक को दिख जा रहा है। यही होता है लेखक, शांति से उनको खीरा नहीं खाने दे रहे हैं, अब उनकी ओर ताके जा रहे हैं। अब कोई कैसे खाए जब कोई ताक रहा हो लगातार, तो और ये ताक रहे होंगे ध्यान से, इनका तो खुद ही ललच रहा था, पानी आ रहा था मुंह में, लेकिन एक बार मना कर दिए थे तो उनको देखे देखे ये सब लिख डाले। तो ये लेखक का गुण होता है। तो यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ ये लखनवी जो आदमी है, नवाब है लखनवी का, वो बैठा है और यहाँ पे हमारे लेखक जी बैठे हैं जो उनको बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। अब देखिए, तो फिर वो सूंघा और स्वाद के आनंद में पल के मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाके वासना से रसास्वादान कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब ये देखिए, केवल नाक के पास खीरे की फाकों को ले जाते थे, सूंघते थे, रसास्वादान करते थे और फेंकते गए। जैसे घर वाले कहते हैं कि खाना खाती नहीं हो क्या, सूंघ के केवल पेट भर लेती हो। तो ये नवाब साहब थे, खीरा केवल सूंघते गए, सूंघ के पेट भर लिए और खिड़की से बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक के तौलिए से हाथ और ओठ पोंछे और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। वाह, ये तो पता नहीं था कि खानदानी रईस खाते नहीं है, केवल सूंघ के फेंक देते हैं। बहुत बढ़िया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म
नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या ऐसे तरीकों से पेट भी भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब यहाँ पे ये कहानी के बारे में सोच लिए। खीरा देखते देखते उनके ज्ञान चक्षु लेखक का खुल गया और कहा कि ये है नई कहानी, जहाँ लोग खाते नहीं है, मात्र दिखावा। हम खानदानी रईस हैं, हम पेट नहीं भरेंगे, सूंघ के केवल फेंक देंगे। चाय दिया जाएगा, हम चाय को केवल, ये दिखावटी जमाना आ गया है। फिर भी ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सूंघ सूंघ के अपना पेट भरे, पर हाँ, पेट तो सब खाई के भरते हैं, पर दिखावा कुछ लोग करते हैं ज्यादा ही। तो उसी में से लखनऊ के नवाब साहब थे। अब उनके सामने कोई बैठा था तो अपने आप को उच्च मानना था, और वो भी अनजान आदमी। अनजान आदमी के सामने भी लोग उच्च बनने लगते हैं। तो ये था लखनवी अंदाज यशपाल का, जो व्यंग भी है और एक रचना के तौर पे भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न यही बन सकता है, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल। यशपाल का जन्म स्थान और जन्म वर्ष ध्यान देना है। और फिर पात्र तो इसमें दो ही आए हैं, किसी का नाम नहीं आया है। एक तो स्वयं लेखक है और एक सफेदपोश वस्त्र धारण किए नवाब है। तो ये है। और सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे यशपाल, ये ध्यान देना है इसमें। और जब वो बैठे तो नवाब क्या कर रहे थे? खीरा उनके सामने दो ठो रखा हुआ था। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है, खीरा रखा हुआ था, फिर पूछ सकता है कि नवाब साहब ने खीरे का क्या किया? खाया कि सूंघ के फेंक दिया कि यशपाल को खिला दिया कि धीरे से बैग में रख लिया? तो आपको पता रहेगा कि उसको सूंघ सूंघ के वो खिड़की से फेंकते गए। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बना सकता है, और तो कुछ यहाँ प्रश्न नहीं बनाने लायक है। बस आप कहानी एक बार पढ़ लिए ना, अब यहाँ से प्रश्न आपका गलती नहीं होगा अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो ध्यान से। तो यही था, लखनऊ का खीरा भी था। आप लोग भी खीरा खा ही लिए होंगे, मुंह में पानी आ गया होगा जिनको खीरा पसंद होगा तो। हालांकि मुझे तो खीरा बहुत पसंद है। तो खीरे की चर्चा भी यहाँ आ गई, लेकिन खीरा का सीजन गर्मी में आता है हमारे यहाँ। ठीक, तो ये था लखनवी अंदाज। तो लखनवी का अंदाज ऐसा होता है क्या? नवाब ऐसे होते हैं वहाँ के? अब हम तो लखनऊ के लोगों को जानते नहीं, आप लोग होंगे तो आपको पता होगा। तो ये कहानी आपको, उम्मीद करती हूँ मैं, कि अच्छे से समझ आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। ठीक, अच्छा नहीं भी लगा होगा तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस करें। धीरे धीरे आप अगर नए हमारे दर्शक हैं, पहली बार सुन रहे हैं हमको, तो आपको हमारी आवाज़ समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, क्योंकि पहली बार हम किसी को सुनते हैं तो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है या फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लगातार यदि एक हफ्ता कंटिन्यू आप सुनिए, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा। तो वक्त थोड़ा सा देना होता है। बाकी हम भी कोई त्रुटि होगी तो सुधार करेंगे। क्लास कैसी लगी आपको बताना है। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। क्लास को खूब शेयर करें, लाइक करें, पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।